हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का सीरीज, जिसमें हम लोग कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे चैप्टर्स 1 to 1 और उसको अच्छे से समझेंगे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। फिर आपको इसके बाद इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। अभी अभी पॉलिटी का इसका सीरीज चल रहा है, क्लासेस का मतलब बुक का लाइन बाय लाइन। फिर इसके नोट्स बना के फिर उसको डिस्क्राइब करके उसके अलग से वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो हम लोग आज पहले स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चैप्टर हम लोग इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीनिंग क्या है? द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनरी विच मीन्स टू establish और टू सेट अप। कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनरी वर्ड बोलते हैं, विच मीन्स जिसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना या सेटअप करना। इन द प्रेजेंट सेंस द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल विच स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस। यहाँ तक पहले देख लेते हैं। अभी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को कहते हैं जिसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो और जो किसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करे और गवर्नमेंट के वर्किंग को बताए, मतलब वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हो, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन टर्म्स ऑफ their राइट्स एंड ड्यूटीज। और एक रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट और एक रिलेशनशिप जो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट्स और ड्यूटीज, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग को मिलती है, उसके थ्रू जो हम लोग बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरियसली डिस्क्राइब्स एज द फंडामेंटल लॉज ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है यहाँ लिखा है, देखिए एक करके देखते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है, सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफ द स्टेट है। और बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री है, सबसे बेसिक भी लॉ है, मतलब मिनिमम लॉ सबसे बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री भी है। इसके बाद है बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी है। रूल्स ऑफ द स्टेट, रूल्स ऑफ द स्टेट है। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का लॉज है वो है। और ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, ग्राउंड नॉर्म मतलब होता है मिनिमम कंट्रोल, मतलब ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री है, एंड सो ऑन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार रीडिंग कर लेंगे इसको, ये बस ऐसे ही पढ़ने के लिए है, एग्जाम में इसके इससे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। Gilchrist, the constitution consists of that body of rules or laws which determine the organization of the government. कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग गिलक्रिस्ट कहता है, गिलक्रिस्ट के थ्रू हम लोग ये जानना चाहते, मतलब बता रहे हैं वो हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ रूल्स है, कंसिस्ट करता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिस्क्राइब करता है, बताता है कि डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट भी पावर्स भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन विच दिस पावर हैज टू बी एक्सरसाइज, और जनरल प्रिंसिपल्स है किसके थ्रू आप इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो, वो चीजें। गेटली, द फंडामेंटल गेटल गेटल, द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम लोग को स्टेट बनाने के लिए जरूरी है वो सब हम लोग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे स्टेट, हम लोग जो स्टेट बनाते हैं, हम लोग को जो स्टेट बनता है वो हम लोग देखेंगे कि स्टेट किसको कहते हैं, आगे जाके देखेंगे। तो स्टेट और नेशन, स्टेट यही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। स्टेट और नेशन में क्या अंतर होता है? स्टेट जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी है, लेकिन नेशन एक स्पिरिचुअल रिलीजियस एंटिटी है। स्टेट, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इंडिया एक स्टेट है और नेशन है। इंडिया ना ही स्टेट है और ना ही नेशन है। इंडिया इज अ स्टेट नेशन, नहीं सॉरी, इसमें एक क्वेश्चन आता है, इंडिया नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है? तो इसका आंसर ये है कि इंडिया एक स्टेट नेशन है, नेशन स्टेट नहीं है। क्योंकि स्टेट उसको कहते हैं, स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ गवर्नमेंट ऑफ एक डिफिनेट टेरिटरी ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज एक गवर्नमेंट के अंदर होता है,
which is supreme over all the person and association within its boundary and independent of all the foreign control. ठीक है, इसको कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेटली द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो देख लिया। दिस इंक्लूड्स द मेथड ऑफ व्हिच द स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड। ये हम लोग इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है कैसे, कौन से मेथड से हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोवेरियन पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और उसका जो सोवेरियन पावर है, सोवेरियन पावर, सोवेरियन मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर से कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी कंट्री को कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई वो अपने कंट्रोल खुद ले रहा है, तो हम लोग सोवेरियन कंट्री कहेंगे उसको। सोवेरियन पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। द स्कोप एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शंस। The scope and manner of exercise of governmental function and the relation of the government to the people over whom its authority is exercised। ठीक है। अब वेयर कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, क्या कंट्री कैसा है, कैसे रूल्स है वहाँ, वगैरह वगैरह। द कलेक्शन ऑफ रूल्स विच एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट टू गवर्न द गवर्नमेंट। और कलेक्शन ऑफ रूल्स और टू एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द गवर्नमेंट। ठीक है। Of Wade and Phillips, a constitution is a document having a special legal sanctity which sets out the framework and the principal function of the organ of the government of the state। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्पेशल सेंसिटिविटी होल्ड करता है, सेट वो हमें सेट करता है फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द, और एक प्रिंसिपल फंक्शंस बताता है कि कैसे गवर्नमेंट रन करेगा वगैरह। एंड डिक्लेयर्स द प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गन। और बताता है कि कौन सा प्रिंसिपल सही है, क्या है, ये हमें गाइड करता है। ये सॉरी यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वेड एंड फिलिप्स, ये वाला था। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर एलर्ट बल्मर has very well defined identified the functions or purposes of the constitution। ठीक है। अब देखते हैं क्या वेल डिस्क्राइब किया है, वेल आइडेंटिफाइड किया है। His list is comprehensive and includes the following points। अब इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, इसको पढ़ के बाद समझेंगे क्या है। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्री ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। इट डिक्लेयर करता है और डिफाइन करता है बाउंड्री। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन बाउंड्री ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी का डिफाइन करता है कि बाउंड्री क्या क्या है। ठीक है। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड ऑथोरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का नेचर और ऑथोरिटी भी डिफाइन करता है कि क्या नेचर है उसका, कैसे ऑथोरिटी उनको दिया जाए वगैरह। कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ द नेशनल कम्युनिटी। ये एक्सप्रेस करता है आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ द नेशनल कम्युनिटी। ठीक है। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन, हम लोग आ जाएंगे नीचे वाले में। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। ये डिक्लेयर करता है और डिफाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। इट कैन एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी। ये एस्टैब्लिश करता है, रेगुलेट करता है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है। इट कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट। इट कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, सब स्टेट कम्युनिटी। ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग पावर डिफाइन करता है एंड सब स्टेट कम्युनिटी में भी डिफाइन करता है। इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड डिमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेट एंड सेकुलर अथॉरिटी। इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। ये डिक्लेयर करता है कि ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी आप लोगों का क्या है किसी कंट्री का, एंड डिमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन, और ये बताता है कि रिलेशन क्या क्या है गॉड और नॉन गॉड रिलीजन के साथ। एक गॉड रिलीजन क्या होता है, एक नॉन गॉड रिलीजन क्या होता है। सैक्रेड मतलब गॉड होता है, सेकुलर मतलब होता है नॉट कंसर्न विद द रिलीजन। मतलब सेक्रेड मतलब, सेक्युलर मतलब रिलीजन के थ्रू नहीं, सेक्युलर है, नॉट गॉड कंट्री। लाइक 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 आप लोग इसको देखते होंगे कि हमारे इधर 3 टाइप की होती है कंट्रीज। एक होता है मोनार्किकल, ऑटोक्रेटिक एंड थियोक्रेटिक। मोनार्किकल वो होता है इसमें किंग होता है या क्वीन है तो हेड, मतलब ऐसा गवर्नमेंट जिसमें किंग और क्वीन हेड करता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो हम लोग यूके होगा, यूके एंड
मान लीजिए कौन सा कनाडा होता है, जापान होता है, नीदरलैंड होता है, ये हमारा मोनार्किकल है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, ये ऐसा गवर्नमेंट है जिसको हेड करता है ऑटोक्रेट। ठीक है, मतलब एक ही बंदा सुप्रीम पावर होल्ड करता है, जैसे कि सऊदी अरब में, नॉर्थ कोरिया में, जिम्बाब्वे में, यही है। और एक थियोक्रेटिक होता है। थियोक्रेटिक अंदर होता है ऐसा कंट्री जो रिलीजन के बेस पे बना हो, जैसे कि रिलीजन के बेस पे चलता हो बनाओ, जैसे कि हमारा पाकिस्तान हो गया, हमारा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ऐसा कंट्री, और ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये भी एक अफगानिस्तान हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ईरान हो गया, ये सारे थे भाई। तो ये तीन टर्म इंपॉर्टेंट है, मोनार्किकल, ऑटोक्रेटिक, थियोक्रेटिक, ये बेसिक टर्म्स है, इसको समझना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वालिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर सम क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आर एक्सप्लेन बिलो। देखते हैं यहाँ, ब्रेविटी, क्लैरिटी, क्या क्या, ब्रेविटी, क्लैरिटी, डिफिनिट डिफिनिटनेस, डिफिनिटनेस डिफिनिटनेस है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, सुटेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, फिर यहाँ हो जाएगा एडेप्टिलिटी। एडेप्टिलिटी हम लोग एक करके देखेंगे। ब्रेविटी क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्रिसाइज एंड शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविजंस। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अनवांटेड प्रोविजंस नहीं होना चाहिए, बेकार के जो फालतू वाले प्रोविजंस है वो नहीं होना चाहिए, और उसको इसके फालतू वाले प्रोविजंस लगा के उसको बल्कि नहीं बनाना है। ऐसा नहीं बनाना है कि मतलब बस है बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका यूज नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं बनाना है। लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन विद टू मैनी डिटेल क्रिएट कंफ्यूजन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस। एक लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, एक बड़ा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, कौन से क्लॉजेस वगैरह इंटरप्रेट, और उसके क्लॉजेस को जानने में बहुत बहुत हम लोग को प्रॉब्लम आती है एक लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। ठीक है। सेकंड, क्लैरिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्पेसिफाई इट्स प्रोविजन इन क्लियर टर्म्स। मतलब एक इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करे, मतलब क्लैरिटी दे कि कैसा है क्या नहीं, हर वर्ड्स को अच्छे से क्लैरिफाई करे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिख दे जो हम लोग को समझ में ना आए, ऐसे सारे बहुत प्रोविजन डाल दे जो हमारे यूज में ही नहीं है, ऐसे वाले। और उसके बाद है हमारा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज विल रिड्यूस द डिग्री ऑफ इट्स अंडरस्टैंडिंग। और एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, मतलब मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे वर्ड घुसा दिया, जो ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें डाल दिए जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग में बहुत दिक्कत आती है। थर्ड में आता है डिफिनेटनेस। डिफिनेटनेस मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन शुड कंटेन अ डेफिनेट मीनिंग ऑफ इट्स फॉर इट्स प्रोविजंस। और कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए, ये नहीं कि वो खुद कंफ्यूज है कि इसका मीनिंग ये होगा या वो होगा। ये आपको पता है कि हर एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो इसकी एक जो भी वर्ड हम लोग लिख रहे हैं या फिर जो भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसकी डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, क्या है क्या नहीं। इसके बाद आता है हम लोगों का डिफरेंटनेस का ही आगे, द एम्बिगस एंड डिफरेंट मीनिंग would increase the discretion of the judges in their interpretation। एम्बिगस मतलब होता है अनक्लियर, मतलब अनक्लियर मीनिंग और डिफरेंट मीनिंग, ये हम लोग को जजेस को इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती है। ठीक है। अब थर्ड फोर्थ में आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। A constitution should be comprehensive in laying down the powers of the government as well as rights and duties of the citizens। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन लेइंग डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि कैसे लॉज ऑफ द गवर्नमेंट पावर कॉन्स्टिट्यूट करें, एज वेल एज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। और राइट्स और ड्यूटीज भी सिटीजन्स के कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। दिस विल रिड्यूस द स्कोप ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड लिटिगेशंस। ये रिड्यूस करता है कंट्रोवर्सीज वगैरह और लिटिगेशंस वगैरह की, ऐसा क्यों ऐसा नहीं वगैरह, तो अच्छे से इसको डिस्क्राइब होना चाहिए। सुटेबिलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। A constitution should reflect the needs and aspirations of the people। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का ऐसा होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे और मतलब नीड्स और एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। इन एट द एंड हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना ही किसके रहे हैं, पीपल के लिए, तो उसमें हम लोग को कम से कम ये देखना चाहिए कि नीड्स और एस्पिरेशन ऑफ पीपल क्या क्या है, हम लोग को वो यूज आना चाहिए। उसके बाद आता है हम लोगों का
इट मस्ट बी सुटेबल टू द हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन। ये हम लोग मस्ट सुटेबल है, इट मस्ट बी, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी, अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड फैसिलिटेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड शुड नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेबिलिटी, अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड फैसिलिटेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड शुड नॉट अलाउ इजी टेम्परिंग। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है, देता है पर देना चाहिए। क्वालिटीज क्या क्या है, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है, शुड नॉट अलाउ इसी टेम्परिंग, और किसी टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। दिस शुड स्ट्रेंथन द ओबीडियंस ऑफ सिटीजंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या होगा, सिटीजंस लोग ज्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अपना पाएंगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन सही है, नहीं तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत गलत है, उनको खुद अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अब आता है सेवेंथ, एडेप्टिबिलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए कि एक बार रूल्स बन गया सो बन गया। एड आते आते टाइम में बहुत सारे रूल्स ऐसे चेंज होते हैं, अमेंड होते हैं, इसलिए वो डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं। इट शुड बी एबल टू अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये चेंजिंग सिचुएशन और रिक्वायरमेंट जो जो है उसके बिहाफ में वो अपने आप को अडेप्ट करे, चेंज हो। इट शुड बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट शुड बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट। ये बात सही है कि लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसको हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग को आगे जाके अमेंड होनी चाहिए। जैसे कि अभी टाइम, पहले के टाइम में एआई वगैरह कुछ नहीं, तभी एआई आ गया, तो उसके रूल्स कुछ अमेंड होने चाहिए। क्लासिफिकेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एक इवॉल्व्ड एंड इनएक्टेड है, रिटन एंड अनरिटन है, इसके बाद है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, फिर हमारा है फोर्थ नंबर है फेडरल एंड यूनिटरी, फिफ्थ है प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। कितने हैं, पांच हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, इवॉल्व्ड एंड इनएक्टेड। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू इवॉल्व्ड एंड इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इवॉल्व्ड एंड इनएक्टेड क्या था, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज द आउटकम ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। मतलब इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है, सही हुआ है, बना है, एक एक आउटकम होके सही हुआ है, ठीक है। इट प्रोविजन आर कंटेन इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन, इसके जो रूल्स प्रोविजंस जो है वो एक कन्वेंशंस के रूप में प्रेजेंट है, प्रैक्टिसेस के रूप में प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एंड जुडिशियल डिसीजंस। इट इज आल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इन दिस रिगार्ड, ठीक है। मतलब ये कॉम्युलेटिव प्रिंसिपल है जो जुड़ जुड़ के बना है, एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द गुड एग्जांपल ऑफ दिस रिगार्ड। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। एंड enacted constitution on the other hand is deliberately made by the constituent assembly। enacted constitution ऐसा है जो constituent assembly मिलकर बनाता है, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल और प्रोमोटेड बाय द किंग ऑफ पार्लियामेंट, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बनाता है या फिर किंग मिलके और पार्लियामेंट मिलके बनाता है। इट्स प्रोविजंस आर कंटेन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और अ डॉक्यूमेंट और अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गुड एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है इनएक्टेड है, नॉट इवॉल्व है, वो हमारा मिल के बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिल के बनाया है, ठीक है। अब आता है सेकंड, रिटन एंड अनरिटन। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of incorporation of provisions the constitution are classified into written and unwritten constitution, ठीक है। A written constitution is one in which the provisions are incorporated in the form of a book or document or a series of document। रिटन और अनरिटन में सिंपल बात ये है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रिटन होता है, कुछ अनरिटन होता है। अनरिटन में ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा ही नहीं है, बहुत सारे कुछ लिखा है, बहुत सारे कुछ लिखा नहीं है। हमारे इंडिया में जो है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग देखते हैं आगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ इन विच द प्रोविजन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक और अ डॉक्यूमेंट और अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ऐसा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है जो कि किसी जो एक बुक की तरह हो,
एक डॉक्यूमेंट की तरह हो, एक डॉक्यूमेंट की तरह लिखा हो हर जगह, एक जगह सब कुछ, उसको हम लोग कहते हैं। It is concisely formulated and adopted by the body on the Constituent Assembly or the Constitutional Convention or by any other name। ठीक है, मतलब ऐसा है कि वो उसको एडप्ट कर किया होना चाहिए बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, और जो भी अलग कंट्री में अलग अलग नाम है। हमारे कंट्री में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of USA, Japan, Canada, France, and India are best example of written constitution। अब आते हैं हम लोग unwritten constitution on the other hand। An unwritten constitution on the other hand, unwritten constitution देखते हैं। An unwritten constitution on the other hand is one in which the most of the provisions are not incorporated in the form of book। Unwritten constitution को कहते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द बहुत सारे प्रोविजन जो है उसमें लिखे नहीं रहते। ठीक है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा नहीं कि पूरे नहीं लिखे रहते, कुछ बहुत सारे लिखे नहीं रहते। इट इज फाउंड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल, कैरेक्टर्स, स्टेटस एंड जुडिशियल डिसीजन। मतलब ये कैसे बनता है, ये बनता है प्रैक्टिसेस, जो एक धार्मिक बहुत सारी चीजें मान्यता उन लोग मान के आ रहे हैं उस चीज से कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और कैरेक्टर्स, स्टेटस और जुडिशियल रिव्यू, कोई चीज कोर्ट पे गया और इसके थ्रू ये लॉ बन गया तो उन वो लॉ चलते आ रहा है ऐसे करके। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड नॉट डेलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाय द बॉडी। मतलब एक हिस्टोरी जो हमारे इतिहास से चले आ रहा है उस चीज को इन लोग मानते हैं, और ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ऐसा है, पर हम लोग मानते हैं तो फिर ऐसे ही है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और एन अनकॉन्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। एक नॉन डॉक्यूमेंट्री कहते हैं और एक अनकॉडिफाइड कहते हैं constitution, and the constitution of UK, New Zealand and Israel are the good example। UK, New Zealand, Israel are the good example in this regard। ठीक है, the distinction between आता है इसके बाद, the distinction between written constitution is more or less same as between the evolved and enacted। मतलब written constitution जो है ऐसे ही है जैसे enacted है और evolved है। तो आता है हम लोग का rigid and flexible। Based on the method of amendment, the constitution are classified into rigid and flexible constitution। ठीक है, rigid और flexible constitution में होता है मतलब अमेंडमेंट के मेथड ऑफ अमेंडमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता है क्या होता है। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लॉर्ड जेम्स बाइसी। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज। मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है जो इतनी आसानी से अमेंड ना हो, मतलब उसको रिफॉर्म ना किया जाए। इट रिक्वायर्स a स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू एक अमेंड होता है। स्पेशल प्रोसीजर बहुत लंबा, बहुत हार्ड होता है, मतलब ऐसा होता है कि ना के बराबर वो चेंज होता है। इन अदर वर्ड्स, इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ। एक डिस्टिंक्शन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड, फ्लेक्सिबल क्या होता है? A flexible constitution on the other hand is one which can be amended in the same manner as the ordinary laws। मतलब उसको सिंपली अमेंड कर सकते हैं, पर उतना भी आसान नहीं है, पर ये है कि कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। एक इसमें एक स्पेशल प्रोसीजर नहीं होता है अमेंडमेंट के लिए। इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ। और ये डिस्टिंक्शन भी नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच। फिर आता है हम लोग का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके एंड न्यूजीलैंड आर अ गुड एग्जांपल ऑन दिस रिगार्ड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एग्जांपल होता है यूके एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज एन इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर गुड एग्जांपल ऑफ दैट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, न्यूजीलैंड आर गुड एग्जांपल ऑफ दैट। फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड
नॉट फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, बट दोनों का मिक्सिंग में। लोग आते हैं फोर्थ वाले में, फेडरल एंड यूनिटरी। Based on the nature of the relationship between the natural national government and the regional government, the constitution are classified into federal and unitary constitution. ठीक है? A federal constitution is one which provides for a division of power between the national and the regional government. ठीक है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, जो हम लोग को देता है, जो हम लोग को बताता है कि नेशनल गवर्नमेंट में और रीजनल गवर्नमेंट में डिफरेंस, मतलब डिवीजन बताता है पावर का क्या है। ठीक है? इट इनेबल्स देम टू ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन इंडिपेंडेंटली। हम लोग को पावर देता है कि अपने जुरिडिक्शन में अपना कंट्रोल करें। A unitary constitution, on the other hand, is one which provides for the concentration of power in hand of the national government. Unitary constitution उसको कहते हैं जो बस नेशनल के पास सारा पावर होता है, स्टेट के पास नहीं होता। अभी स्टेट का मीन्स होता है कि स्टेट, ऐसा एक स्टेट और स्टेट में बहुत अंतर होता है, मतलब आपको बहुत कंफ्यूजन आएगा। स्टेट हम लोग एक ऐसा कहें कि वर्ड स्टेट हम लोग इसको भी कहते हैं, इंडिया इज ए स्टेट and in India there are 29 states, 28 states. Now, the unity constitution on the other hand is one which provides for the concentration of power in national government. ठीक है? It makes the regional government to operate as their subordinate agents to the national government and exercise only such power which can be delegated to them and so on. मतलब उन लोग जो है अपने रीजनल गवर्नमेंट को उतना पावर नहीं देते हैं कि उन लोग अपने एक्सरसाइज करें, बहुत कम पावर देते हैं और इतने खास उन लोग का होता नहीं है। इसलिए मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिवेलेंट इन द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील एंड सम अदर स्टेट। ठीक है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिवेलेंट इन यूके, फ्रांस, जापान, इटली, नॉर्वे एंड अदर स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, का देखते हैं। The Constitution of India contains both the federal provisions as well as unitary provisions. Hence, it is described as a quadri-federal by Casey Ware. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो ये है, इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है, ना ही फेडरल है और ना ही यूनिटरी है, एक क्वासी फेडरल बाय केस, ये हम लोग को बताया गया है केसी वेयर के। अब हम लोग आता है प्रोसीड्यूरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। According to the Constitution scholar Elliot Bulmer, two brand constitutional archetypes can be identified: the procedural and the prescriptive. The difference between these two types of constitution relate to the nature and the purpose of the document itself. हम लोग को रिलेट करता है और डॉक्यूमेंट और पर्पस ऑफ इटसेल्फ बताता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजरल और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या अंतर। अब प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। प्रोसीजरल इंस्टीट्यूशन हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को बताता है कि हम लोग बताता है पॉलिटिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, मतलब लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, एंड सेट्स आउट लीगल लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर, मतलब एक लीगल लिमिट लगाता है गवर्नमेंट का पावर के थ्रू, पावर को, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल राइट्स, ताकि हम लोग का डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल राइट्स बचा रहे। इन एडिशन टू प्रिस्क्राइबिंग हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, a prescriptive constitution assumes a broad consensus on common societal goals that public authorities must strive to achieve. ठीक है? अब हम लोग का आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते किसको है। अब थोड़ा सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसको कहते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये एक इट लिमिट्स द, ये लिमिट करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट को, ताकि पीपल के फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीपल ऑफ राइट्स ऑफ फ्रीडम बचा रहे। ठीक है? इसको डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट in order to protect the basic rights and freedom of the people. Having a constitution is not enough for a country, because for the long lasting democratic constitutional order, what is needed is constitutionalism. अब
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये बताता है कि a constitution ensures that government does not owns the state, it simply manages the state. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये बताता है कि जो हम लोग का गवर्नमेंट है वो उसका कंट्री नहीं है, स्टेट नहीं है, वो बस स्टेट को मैनेज करता है। तो पीपल ने स्टेट का लीडर बनाया है कि वो स्टेट को मैनेज करे, ना कि उनका स्टेट हो गया फिर वो। हम लोग देखते हैं मीनिंग क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बट देर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन देम। लाइक क्या क्या डिफरेंसेस है देखते हैं हम लोग। अ कंट्री A country may have a constitution, but not constitutionalism, as in the case of a dictatorship. कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन मे भी हो सकता है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं डिक्टेटरशिप वाले में। अनलिमिटेड गवर्नमेंट पावर jeopardize freedom of the people and absolute power corrupts absolutely। मतलब अनलिमिटेड पावर होता है और मनमानी होती है पीपल की, और एब्सोल्यूट पावर जो होता है एक जगह पावर जो कंसंट्रेट होता है वो करप्ट करता है। ठीक है, therefore a constitution should be permitted with constitutionalism। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैनॉट इन एसेंस लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। ये बोलता है कि लिमिटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर लिमिट ऑन द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट पे लिमिट लगाता है। इट इज द एंटिथेसिस और ऑफ आर्बिट्री पावर। ये एक एंटिथेसिस है आर्बिट्री पावर का। ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री सीक्स टू डिसेंट्रलाइज पावर instead of concentrating it at one point and also imposes other restraints thereon, does the country have only a constitution but not a constitutionalism। ठीक है, अब थर्ड आते हैं। थर्ड, the concept of constitutionalism is that of a polity governed by or under a constitution that ordains essentially limited government and rule of law as opposed to arbitrary, despotic, authoritarian or totalitarian rule। The concept of constitution, द कॉन्स्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम लोग बताता है कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट उसमें लगाता है और एक रूल लगाता है, रूल ऑफ लॉ, जो कि अपोज बाय द पीपल, जो कि अगर वो गलत है तो वो अपोज किया जाए पीपल के थ्रू। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट शुड बी नेसेसरली बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना है। ठीक है, arbitrary power in the hand of any individual or institution, even if conferred by the constitutional document, ठीक है, is a negotiation of the concept of constitution। Fourth, constitutionalism describe a political order in which the power of the government are limited। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड होता है। इट इज अनदर नेम फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेड। हम लोग को और एक चीज है उसको बोल सकते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, एंड फॉर दिस रीजन अ सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, एंड फॉर दिस रीजन अ सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, इसको हम लोग सिविलाइज्ड गवर्नमेंट भी कहते हैं। द रियल जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड प्लेस इन हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज गवर्न टू कंफर्म रूल्स रेगुलेशन। मतलब एक रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट उसको कहते हैं इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट हो और गवर्न करे सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को। अब डेफिनेशन में देखते हैं constitutionalism। The concept of constitutionalism and constitutional government have been defined in the following ways। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक बार पढ़ लेंगे कि क्या है, किसने किसको कैसे डिस्क्राइब किया है। Constitutionalism provides a system of effective restraints upon government actions। It is a body of rules ensuring a fairly
thus rendering the government responsible। ठीक है, अब रॉके क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रॉके कहता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट है। ठीक है, इट इज द एंथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल बी ऑफ रूलर्स। मतलब रूलर्स पे अनरिस्ट्रेन्ड होना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्ट्रेंट्स, इट assumes limitedness on government as opposed to arbitrary government। ठीक है, where constitutional government means something more than the government according to the term of constitution। constitutionalism मतलब होता है कि something more than the government, it means government according to the rule as opposed to arbitrary government। It means limited, it means government limited by the term of constitutionalism। मतलब constitutional के terms में government limited है, not government limited only by the desires and capacities of those who exercise power। मतलब इन लोगों को लिमिट भी करता है कि एक जगह पावर कंसंट्रेटेड ना हो, और एक जगह पावर कंसंट्रेटेड ना हो एंड कोई भी अपना पावर एब्सोल्यूट मैनर पे डिस्क्राइब ना करे। ये मांग, a form of government can only be classified as constitutional when the ruler are subjected to the body of rules and principles which limit the exercise of the power। मतलब रूलर्स जो है रूल्स और प्रिंसिपल्स के थ्रू अपना काम करें तो हम लोग को एक्सरसाइज लिमिट करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज एंथिसिस ऑफ आर्बिट्री रूल। हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर लुइस हैंकिन identified 8 elements, features or principle of constitutionalism। These are mentioned below। क्या क्या है? पॉपुलर सोवेरेनिटी होना चाहिए। सोवेरेनिटी मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। पॉपुलर सोवेरेनिटी, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग्स हैपन ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर आगे जाकर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। जुडिशरी किसी से बाइंड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री होना चाहिए, सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए मिलिट्री पे। पुलिस गवर्न बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए। पुलिस गवर्न बाय द लॉ, पुलिस जो है एक रूल ऑफ लॉ के थ्रू चले, और जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, और इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो हमारा ये खत्म होता है थर्ड चैप्टर, जो कि फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।